डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पटन स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10th का जो भी स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए बुक है, ठीक है। वैसे हर बुक के लिए, सभी स्टेट के लिए बुक है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए अपलोड किया गया है बुक को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे ज्योग्राफी का, जो कि हम पहला चैप्टर चल रहे थे, जिसका नाम है संसाधन, ठीक है। आज उसका थर्ड लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर होगा शायद, आज इसका फोर्थ लेक्चर होगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटराइट मिट्टी। ये क्या होता है लेटराइट? अब मिट्टी मन मृदा मन क्या होता है? मिट्टी होता है। समझ में आ रहा क्या? तो लेटराइट मृदा की बात हो रही है यहाँ पे। क्या होता है लेटराइट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबको सीधा बैठिए और इन्हें उन्हें टेढ़ के मत बैठे, ठीक है। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीन भाषा जैसे लेटर शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? लेटर शब्द से हुआ है, ग्रीन भाषा में, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो बताइएगा, हमारे पास किताब नहीं है बाबू। चलिए देखिए क्या मैं बता रहा था। लैटिन, देखो देखो लेटराइड है ना मिट्टी, वो कहाँ से आई है? तो बोलेगा लैटिन शब्द से आई है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? लेटर। समझ में क्या? लेटर से आई है। और ये क्या है? जिसका और शब्दिक अर्थ होता है ईट। क्या होता है इसका अर्थ? ईट। अब ईट से आपको समझ में आ रहा होगा, कंकड़ वाले पाठ होगा मिट्टी। समझ में आ रहा क्या? देखिए क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार के मिट्टी को विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। हाई क्वालिटी का तापमान होना चाहिए, मतलब बहुत गर्मी होना चाहिए, और ज़्यादा वहाँ पे क्या होना चाहिए? वर्षा होना चाहिए, तब जाके इसका निर्माण हो जाता है। भारत में ऐसे मृदा का विस्तार लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, मतलब हेक्टेयर से भी अधिक भूमि भाग पर पड़ा हुआ है, एक तरह से फैला हुआ है, ठीक है। फिर बोला ऋतुवत, मतलब क्या है? ऋतुवत क्या होता है देखिएगा। देखिए मैं क्या पढ़ रहा था, लेटराइट है ना। देखिए मैं बोला ऋतु, देखें ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे चट्टान अपरदित सतहों पर मृदा पाई जाती है। किसके वजह से? ऋतुवत की वजह से। जब भारी चट्टान में बहुत ज़्यादा पानी पड़ता ना है, उसके वजह से वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निच्छान यानी चेंजिंग, सॉरी लीचिंग का परिणाम है। लीचिंग मैंने निछालल यानी उसका छीलना होता ना है, उसका ही इसका परिणाम है। इसमें ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है। ह्यूमस मैंने इसका क्या बोलते हैं उसे, मतलब पानी की मात्रा इसमें क्या होता है? कम होता है ना। ह्यूमस माने क्या होता है? कम होना। वही बात जमन, ह्यूमस की मात्रा क्या होता है इसमें? कम होता है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ ज़्यादा तापमान होता है ना बाबू, इसके वजह से यहाँ पे लोग है ना, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कोड़े मकोड़े छोटा छोटा, वो नष्ट हो जाते हैं। अब नष्ट हो जाए तो मिट्टी को कौन गलाएगा? नहीं गला पाएगा, तो कंकड़ी रूप में रह जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मिट्टी को कठोर बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मिट्टी कठोर बन जाती है। एल्युमिनियम और लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो बोलेगा लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके वजह से होता है? तो लोहे के वजह से, लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम की वजह से क्या होता है? लाल होता है। समझ में आ रही है चीज़ क्या? आगे देखते हैं। देख क्या बोल जा रहा है यहाँ पे, इस प्रकार की मिट्टियाँ में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग का उत्पादन किया जाता है। और जो लेटराइट मिट्टी है ना, इसमें खाद बनाया जाता है और बहुत सारे उर्वरक बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा क्या? इस तरह का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। कोई डाउट आता है किसी को भी? आगे ना, जैसे मैं बोलो कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी का विस्तार बहुत मिलता है। समझ में आ रहा क्या? यानी तुम्हारे कहाँ का बताया मैंने? कर्नाटक में मिलेगा, केरल में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, असम, ये सब के पहाड़ी इलाके में बहुत सारे लेटराइट मिट्टी का कुछ मतलब विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। कहवा देखिएगा, मैंने क्या बोला इसने? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहवा और चाय की। इसका मतलब क्या होता है? कहवा मने भी एक ऐसी फसल है, ठीक है। और तुम्हारा क्या, चाय तो है ही, चाय फसल। ये बोला जाना कि कहाँ उगाया जाता है मुख्य रूप से? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, इन दक्षिणी भारत में तटीय क्षेत्र है, ठीक है। नहीं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त की जाती है। समझ में ना? तो काजू की खेती कहाँ की जाती है तो बताइएगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। तो काजू की मिट्टी का मतलब, काजू की खेती कहाँ, कौन सी मिट्टी में होती है? तो बोले लेटराइट मिट्टी में, पेपर में आता है, ठीक है। जिसे लाल मिट्टी बोलते हैं, क्या, एल्युमिनियम और मतलब ऑक्साइड के कारण, ठीक है। चलिए ये आपको दिख रहा होगा, दृश्य दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो देख लीजिए सामने, ये क्या है? अपना दृश्य है, जो क्या लेटराइट मिट्टी का दर्शा रहा है। आपको लग रहा है कि लाल मिट्टी है ना? मतलब लाल है ना, लाल मिट्टी लग भी रहा है, क्यों?
आपको अभी ना बताया जी किसकी वजह से लाल दिख रहा है, लोहा ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम की वजह से लाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा में समझिएगा। मरुस्थल माने जहाँ पे रेगिस्तान हो, जहाँ बालू की मात्रा ज़्यादा हो, उसे हम बोलते हैं मरुस्थलीय स्थान। जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता हो, जहाँ क्या बोलते हैं वर्षा होता ही नहीं हो लगभग, उसे बोलते हैं मरुस्थल। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। मरुस्थल मृदा क्या होता है देखिएगा, इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क अत्रु मतलब ऋतु अल्प वर्षों ह्यूमस अति बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इसने क्या बोला, इस प्रकार की जो मिट्टी है ना लंबे समय से चलता आ रहा है ऋतु के कारण। अल्प वर्षा मैंने बहुत कम वर्षा वहाँ पे होता है, अल्प मैंने होता है कम। ठीक है, और ह्यूमस रहित, ह्यूमस मैंने क्या, उसमें पानी की मात्रा है ही नहीं। ठीक है ना, तो ह्यूमस रहित वाले मिट्टी बालुई मिट्टी समझते हो ना, बालुई मिट्टी होती है, अब विकसित होता है यहाँ पे। और इस मृदा में संतरों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है। संस्तरों मैंने कोई बहुत सारे लेवल होता है खेती वेती करने का, कुछ बहुत सारे फसलें का, इसमें लेवल बहुत कम होता है। नहीं होगा जी, बलुई मिट्टी में फसलें करेगा क्या, बताइए, नहीं कर सकता है। देखो रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है, उसमें रासायनिक क्रिया भी बहुत कम होता है। सूखा रहेगा ना, सूखा रहेगा तो कीड़ा मकोड़ा भी मर जाएगा, मरने का कुछ हो थोड़ी ना पाएगा। तो यह मतलब बहुत कठोर रहता है रासायनिक अभिक्रिया से भी। देखिए ये क्या हो रहा है, इसका मतलब इस प्रकार के मृदा पश्चिम राजस्थान कहाँ है, पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा मिट्टी की बात हो रही है, मरुस्थलीय मिट्टी, जहाँ पे सब रेगिस्तान होता है। तो पहला पॉइंट क्या बोला, दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या, पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी राजस्थान है। दूसरा क्या बोला, सौराष्ट्र और कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में सब पाया जाता है। समझ में आता है जिसका, यानी दक्षिणी पंजाब के मतलब चला गया तुम्हारा कहाँ, तो पाकिस्तान के अंदर, सॉरी नीचे आ गया, नीचे पाकिस्तान नहीं भारत के अंदर ही है, और तो फिर पश्चिमी पहुँच जाएगा ना, तो दक्षिणी का चल नीचे ही है। ठीक है, इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है। अभाव मैंने इसमें नहीं पाया जाता, अभाव मैंने कमी होती है। ठीक है, तो किसी से कमी है बाबू, उर्वरक और खनिज का और वनस्पति का भी। जब वहाँ पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे होगा क्या, जब पेड़ पौधे नहीं होगा तो कमी नहीं होगा क्या, तो अभाव होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, आगे देखते हैं। सिंचाई की व्यवस्था पर कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। अगर सिंचाई मैंने खेत में पानी डालने की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर सिंचाई करा सकते हैं तो हम कपास उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं, गेहूं उगा सकते हैं और बहुत सारे उत्पादन भी उगा सकते हैं, मतलब उत्पाद भी उगा सकते हैं। ठीक है, फसल भी उत्पाद कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या, अब पर्वतीय मृदा क्या होता है, पर्वत वाला मृदा। अब मालूम चल रही होगा पर्वत से, क्यों क्या होना चाहिए, पर्वत वाला होना चाहिए, यानी पहाड़ी इलाके में होगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले, इस प्रकार की मृदा प्राय पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ते क्या, पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं, क्या फिर से पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की मृदा प्राय पर्वतीय, पर्वत मन जो पर्वत होगा, पहाड़ होगा, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पर्वत का मतलब जो बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे होता है ना, है उसे पर्वत बोलेंगे। जैसे केटो हो गया, कंचनजंगा हो गया, है ना, एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, सब क्या है, पर्वत है। पहाड़ की बात है तो गाँव में आपको मिलेगा पहाड़। ठीक है, ये सब पहाड़ है। ठीक ना, उसके बारे में जाने गया में जाकर देख लीजिएगा, पटना में बहुत सारे पहाड़ हैं, उसे पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, इसलिए पर्वत से ऊँचाई क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर्याप्त मतलब हमेशा वर्षा होती रहती है। क्यों होगा भाई, वहाँ पेड़ पौधे होगा ना, तो पेड़ पौधे बादलों का अट्रैक्शन करता है, इसके वजह से वहाँ पे क्या बारिश होगा। ठीक है, आगे देखना। यह मृदा जटिल एवं विविधता पाए जाते हैं, जटिल बहुत है इसके अंदर, मिट्टी वहाँ पर जल्दी नहीं मिलता है, पहाड़ी में जल्दी मिट्टी नहीं मिलेगा आप लोग को। ठीक है, बहुत जटिल होता है। अब यह नदियाँ घाटियाँ से में जलोढ़ मृदा एवं उच्च भागों में मोटे कणों वाली अतिरिक्त मृदा के रूप में पाई जाती है। देखिए मोटे कण वाला, ये जो तुम्हारा देखो बारिश आएगा तो बारिश आएगा, जो पहाड़ में मिट्टी उट्टी रहेगा उसे धड़ा के लेके जाएगा नीचे, नदियों में लेके जाएगा, और कंकड़ रूप में मोटे मोटे पत्थर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पर्वतीय भाग में प्राय भू आकृतिक वनस्पति एवं जलावासिका दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा में बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। सुनिए इसने क्या बोला, पर्याप्त जटिल एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। देखो यहाँ में बनावट अलग अलग है, कहीं ज़्यादा बारिश हो जाएगा, कहीं कम होगा, कहीं सूखा पड़ जाएगा, तो सबका मिट्टी क्या होगा यहाँ पे अलग अलग होगा। कोई डाउट आता है किसी को भी, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ये भी सोचना कि मतलब पूछ लेंगे तो वो हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है।
हिमाच्छादी क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरद हो जाता है। अपरद माने क्या होता है, मतलब घटित हो जाता है एक तरह से, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, और ये अम्लीय वर्षा ह्यूमस रहते हो जाता है, और ये अम्लीय नहीं देता है, और ह्यूमस भी खत्म हो जाता है इसके अंदर से। समझ में क्या, अम्लीय माने अम्ल वाला वर्षा होता ना है, पढ़ाए थे आपको केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये बोल रहा है अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाता है, अम्लीय नहीं होता इसके अंदर, खट्टापन नहीं होता है। आगे देखते हैं। और नदी घाटी के निर्वात क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपनों जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ हो जाती है। और ये कुछ नदियाँ हैं ना जो पानी लेके मिट्टी लेके आता है, उससे अलग अलग क्या बन जाता है, उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, जहाँ हम लोग फसल उगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ ढलावों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन की जाती है। इसने क्या बोला, ढलान होता है, ढलान देखिएगा, ऐसे मान लीजिए पहाड़ है तो यहाँ बहुत सारे फसल उगा सकते हैं, जैसे मतलब चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, और जो मतलब नीचे है ना, नीचे वाला साइड में नदी है, इसके बगल हम लोग खेती कर सकते हैं, किसका, चावल का, आलू का, इस सभी का खेती कर सकते हैं। कोई डाउट आता है किसी को? आगे देखते हैं, एक और लाइन पढ़ लेते हैं, देखिएगा। उपरोक्त सभी मृदा का वितरण को मानचित्र एक मतलब 1.7 में दे रखा है, ठीक है, 1.7 में दे रखा है, जो कि आप देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिएगा ये दिखा रहा है क्या, यहाँ पे देखना, ये दिख रहा है 1.7 दिख रहा है क्या, 1.7। ये तो भारत मृदा के प्रकार का मानचित्र है, तो आप इसे समझिएगा थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है। ये आपको ग्रीन वाला दिख रहा है बाबू, इसे बोलते हैं पर्वतीय वन, क्या बोले इसे, यानी पर्वतीय वन। देखिए कितना परसेंट में फैला हुआ है, देखिए जहाँ जहाँ ग्रीन आपको दिख रहा है ना, परसेंट नहीं लिखा हुआ, जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है ना आपको, उसे क्या बोलते हैं, पर्वतीय वन दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे तुम्हारा इस साइड पश्चिम पूर्वी साइड में हो गया, आ रहे समझ में क्या, ये सब पर्वतीय है। कोई डाउट आता है किसी को? आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला, क्या, जलोढ़ में थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन टाइप का है ना, ये दिख रहा है, ये देखो सब बिहार, राजस्थान, गुजरात, तुम्हारा भूटान साइड में इधर सगरो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, ठीक है ना। नहीं आप समझ रहे, हरा वाला को देखिए, हाँ तो हरा वाला यहाँ देखो, हाँ वहाँ तक भी फैला हुआ है, ठीक है। हाँ केरल नदी में भी है, नीचे तक भी फैला हुआ दिख रहा है, हरा हरा आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें तो कलर ही नहीं है, यहाँ देखिए, ठीक है, दिख रहा है क्या यहाँ पे। तो सभी क्या बता रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर बता रहा है कि तुम्हारा क्या ये, तो बोले जलोढ़ मिट्टी है, क्या ये, जलोढ़ मिट्टी है। अब बताइएगा, देखो लाल दिख रहा है, लाल और पीली मिट्टी, जो ग्रीन रेड कलर में दिख रहा है, कितना दूर तक फैला हुआ है सोच लीजिए, यानी लाल मिट्टी बिहार के बॉर्डर पे है, बिहार में नहीं है, बिहार के बॉर्डर पे है, हाँ ठीक है, लाल मिट्टी सुजाद है ही। आगे देखते हैं, काली मिट्टी जो कि हल्का सा पिंक कलर में है, दिख रहा है क्या, ये तुम्हारा देखिए पिंक कलर में है ना, अरे तो हाँ इसमें पिंक लग रहा है, ठीक है ना, पिंक टाइप का ना है, तो ठीक है, ये पिंक टाइप का है, ठीक है ना, ये तुम्हारा काली मिट्टी है। कोई डाउट आता है किसी को? आगे देखते हैं। लेटराइट दिख रहा है क्या आपको, हल्का सा ऑरेंज टाइप का है, हल्का सा ऑरेंज टाइप का नहीं दिख रहा है, हाँ तो वही है, ठीक है, जो भी इसमें जैसे सब दिख रहे हैं उसे देख रहे हैं। उसके बाद येलो देख लीजिए, पीला, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, शुष्क। वहाँ बारिश की मात्रा नहीं होती है, इसके वजह से वहाँ पर ना जमीन है ना सूखा पड़ गया है, ठीक है, इसलिए क्या बन गया वहाँ पे, पीला हो गया है। समझ में आ रही तो चीज़ क्या, ये मैप से श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका अपना ये लक्षद्वीप है, ये तुम्हारा क्या है, अंडमान निकोबार है, दिख रहा है क्या सब सामने, इधर तुम्हारे से दिख रहा है, इधर ये लक्षद्वीप है, इधर क्या तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कहाँ पड़ी है, शुष्क है, वो पीला वाला येलो में देखिए, येलो वाला टाइप में ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो येलो कलर में दिख रहा है ना, वो तुम्हारा पीला है, जहाँ जहाँ पीला दिख रहा है वो सब क्या है, शुष्क है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, किनारे समुद्र का मतलब पूरा इतनी सुन पर मैं आपको लग रहा है कि तनी सुन है, हाँ तो फिर तो नहीं है तो है ना, गुजरात के पास अरब सागर, हाँ तो नीचे मैं कहाँ बता रहा हूँ, ऊपर है, वो तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी है नीचे वाला, तो ऊपर नहीं है जी, देखिए इधर पीला यहाँ है, यहाँ हमारा पीला है, राजस्थान भी था। देखिए कलर कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर आपको सभी को होगा क्या मैप, कोई डाउट किसी को भी? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरह से, बिल्कुल आवाज़ ना करें, ठीक है। देखिए भूमि उपयोग का बदलाव स्वरूप, देखिए भूमि हम जो उपयोग करते हैं ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बदल रहा है, समझ में आ रहा है क्या, वो बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, कैसे स्वरूप उसका चेंज हो रहा है, कैसे मौसम की वजह से बदल रहा है, भूकंप आने की वजह से बदल रहा है, ज्वालामुखी फटने की वजह से बदल रहा है, समझ में आ रही तो चीज़ क्या, तो कुछ ना कुछ बदल रहा है यहाँ पे, पता चल रहा है कहाँ पढ़ रहे हैं बाबू, पन्ना पलटी है यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चल देखिएगा,
भूमि उपयोग कैसा होता है देखिए गौर से, ठीक है। मानव विविध मतलब मानव अलग अलग है ना, तो मानव विविध उद्देश्य में को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का प्रयोग करते हैं। जैसे करते हैं उपयोग निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। देखिएगा, मानव अपने अपने तरीका से, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अपने कुछ काम की ज़रूरत से प्रयोग करते हैं मिट्टी का। कोई घर बनाने में करता है, कोई बर्तन वो क्या बोलते हैं घर निपने के लिए करता है, कोई मूर्ति बनाने के लिए करता है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपने मुद्दा के हिसाब से वो काम करता है। कोई डाउट होता है किसी को भी? समझ में आ रहा क्या? चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या होगा तुम्हारा वन विस्तार। क्या पहला हम लोग पढ़े? सुनिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला तुम्हारा वन संपत्ति है, ठीक है, वन विस्तार। दूसरा क्या? कृषि आयोग बंजर भूमि, मतलब कृषि आयोग है और बंजर भूमि भी है। बंजर भूमि का मतलब जहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देख क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कृषि आयोग बंजर भूमि तो हो गया। और गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। गैर कृषि का मतलब कृषि नहीं होना चाहिए, उसके सिवाय सब कुछ हो जाए, जैसे मार्केट हो जाना, बाजार हो जाना, ऑफिस हो जाना, सब कुछ हो जाना, कहीं ट्यूशन हो जाना, कंप्यूटर लैब हो जाना, कुछ भी, लेकिन कृषि नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं गैर कृषि। क्या तथा इमारत, जैसे इमारत के लिए बोलता है, इमारत हो गया, घर बनाते ना जी। फिर सड़क हो गया बिना आती, फिर क्या होगा? उद्योग मैंने कंपनियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। घर में देखिएगा क्या? स्थायी चारागाह में गोचर भूमि। स्थायी चारागाह मैंने एक जगह चराने वाला भूमि, गोचर मैंने घुमाने वाला भूमि। आज समझे क्या? इस तरह के भूमियाँ बहुत सारे हमारे लिए प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं क्या? मान लीजिए मैं गरेडियन लोग हूँ, ठीक है, तो गरेडियन लोग तो भेड़िए के चलान जाऊँगा ना जी, तो मैं जाऊँगा ना दूसरी जगह चरान, चार जगह हमें यही बता देना यहाँ पे। दूसरा क्या बोल रहा है? बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। बाग बगीचा क्या होता है? जहाँ पे हम लोग फसलें उगाते हैं, किसके क्या? फूल का, समझ में ना? बाग बगीचा जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं, बहुत सारे तुम्हारा उपवन होते हैं, संलग्न भूमि होता है, आपस में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, पार्क होता है। समझ में आ रहा है क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कृषि योग बंजर भूमि। कृषि योग है लेकिन बंजर भूमि है बाबू, और उसको बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। हम समझ में आ रहा है क्या? फिर क्या बोले हम? जिसका प्रयोग 5 वर्षों से ना हुआ हो। जिस खेती में अगर कोई मतलब खेती में फसल नहीं की जाती है 5 वर्ष तक, वो बंजर भूमि कहलाती है, ठीक है। समझ में आता है चीज़ क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या यहाँ पे वर्तमान प्रतिभूमि। अभी जो भूमि दिख रहा है ना, वर्तमान प्रतिभूमि है। कैसे भूमि है? वर्तमान प्रतिभूमि है। और ये क्या बोल रहे हैं? पर्वतीय प्रति के अतिरिक्त वह वे प्रतिभूमि जहाँ 5 वर्ष से खेती ना हो, उसे बोलते हैं क्या? अतिरिक्त पर्वतीय भूमि, यानी क्या बोलते उसे? खेती ना हो उसे बोलते हैं वर्माती प्रति के अतिरिक्त। मतलब इसके बाद भी जो खेती कर उसके बाद 5 वर्ष नहीं किया हो, उसको हम लोग बोले हैं क्या? तो प्रतिभूमि बोले हैं। क्या बोले उसको? प्रतिभूमि, ठीक है। और शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई समझ में आ रहा है क्या? हर बार फसल उगा जा रहा है, ठीक है, तो शुद्ध बोएंगे, शुद्ध फसल उगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या क्या है, कैसे हम भारत को उपयोग करेंगे भू के लिए, ठीक है, ज़मीन के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या है? तो भू उपयोग की 2 प्रमुख कारक हो सकते हैं। कितने कारक हैं? 2। पहला तुम्हारा भौतिक कारक है, जिसे हम लोग क्या फिजिकल बोलते हैं, है ना। दूसरा क्या बोलते हैं? मानवीय कारक है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? मानव के हिसाब से बोल जाता है, मतलब मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ जाएगा भौतिकी क्या चीज़ है, समझाते हैं। देखिएगा, भौतिकी कारकों के अंतर्गत भू आकृतिक मतलब धरती का बनावट कैसा है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी है, दलदली भूमि है, कैसा भूमि है वो बताया जाएगा। जलवायु, वहाँ का मौसम कैसा है, मतलब गर्म मौसम है, ठंडा मौसम है, बरसात वाला मौसम है, कैसा मौसम है। मृदा के सम्मिलित किया जाता है, और सभी मिलकर क्या करें? मृदा में मिट्टी को सम्मिलित किया जाता है। जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या आता है। क्या आता है? जनसंख्या। घनत्व कितना ज़्यादा है जनसंख्या में, ठीक है। जनसंख्या बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर जगह कम है और जनसंख्या बढ़ रहा है तो घनत्व तो बढ़ेगा ना, और कम गया तो कम जाएगा फिर वो। अब प्रौद्योगिकी क्षमता मतलब कंपनी में प्रौद्योगिकी करने की क्षमता कितना उसमें पावर है काम करने के लिए। संस्कृति, तुम्हारा पहनावा क्या है, बोलचाल क्या है, रहन सहन क्या है, इसे बोलते हैं संस्कृति। परंपरा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। परंपरा में तुम्हारा धार्मिक स्थल क्या है, तुम किसको परंपराएं मनाते हो, सिख को मनाते हो, ईसाई को मनाते हो, हिंदू को मनाते हो, इस्लाम धर्म को मानते हो, किसको मानते हो, उसे बोलते हैं परंपराइक शामिल होना। कोई डाउट आता है किसी को भी? चलिए आगे देखते हैं। देख क्या बता रहे हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भू उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध किया गया है।
भू उपयोग में धरती का जो उपयोग हो रहा है ना, कितना परसेंट लगभग, तो 93%। किसका, तो 32.8 वर्ष का, मतलब 8 पॉइंट इतना लाख वर्ग का किलोमीटर का, इतना में, लेकिन इतना में भी क्या तुम्हारा कर रहा है, तो तुम्हारा 93%, ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है भूमि के लिए, फसलें को उगाने के लिए, रहने के लिए, सड़क बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पानी में हम लोग सड़क बना देंगे, उसके लिए कोई स्थल चाहिए ना, तो ये बनाएगा। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया भाई? जम्मू कश्मीर में एक तुम्हारा पाक है, POK, ठीक है, एक चाइना वाला बॉर्डर है, उसको सही से नहीं प्रयोग किया जा रहा है। समझ में आ रहा क्या? ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। भारत में भू उपयोग का चित्र 1.8 में देखा जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं, दिख रहा है क्या फोटो में साफ? ये तुम्हारा क्या होता है देखिएगा, इसमें तो क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, हो पाया है भैया ना बोलिए। इसमें पता नहीं चल रहा, ठीक ना? तो है सर्वेक्षण नहीं हो पाया। सर्वेक्षण नहीं हो पाया, बता दो दे। देखिए, कहने का मतलब है ना, जम्मू कश्मीर में 2 तरह का है, तुम्हारा क्या पाकिस्तान वाला पार्ट है, एक चाइना वाला पार्ट है। उस कंडीशन में, उस एरिया में तुम्हारा सर्वेक्षण मतलब रिसेक्शन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। बाकी और सब जगह किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भारत में उपयोग के लिए चित्र 1.8 में देखा जा सकता है। देखिए आप ये 1.8 में, इसमें तो अच्छा क्लीन नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा क्या? इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो आप बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद दिख जाएगा, ठीक है। जूम कर कहाँ से दिख रहा है, फटा हुआ सा दिख रहा है, देखो जूम किए, कहाँ दिख रहा है, पता चल रहा है, लग रहा है कि डॉट है, ठीक है। देख लीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चल देखिए, देखो इस चित्र में वर्ष 1960 और 1961 एवं 2002 और 2003 का भूमि का उपयोग दिखाया गया है। ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये तुम्हारा कब का है जी? ये तो कुछ डेट पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ दिखाना? ना दिख रहा, हाँ नहीं दिख रहा, यहाँ लोग का एकदम साफा देखो, 18.11 है। ये भी इसमें दिख रहा है 22.5%। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए सामने देखिएगा सब कोई। 2060 1961 60 का दे रखा है डाटा, और 2003 और 4 मतलब 2-3 का दे रखा है डाटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत पशुधन के मामले में विश्व का अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। अब भारत है ना, पशु पालने में सबसे आगे देश है। गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या भारत वाला पालता है। किंतु स्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, जो कि पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। सुनिएगा, स्थायी चारागाह क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक ही जगह रुक के चराता है गाय को, तो भाई कुछ दिन के बाद घास नहीं खत्म हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में क्या बताया जा रहा है वहाँ पे, कि खत्म हो रहा है एक तरह से, ठीक है। उसके लिए बहुत कठिन है एक तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखना। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और पशुपालन करता है ना, उसे बहुत प्रभाव पड़ता है। नहीं पड़ेगा जी। अब बच्चे लोग मतलब जो गाय लोग का क्या खाएंगे, सारा खत्म हो जाएगा फसलें। तो समझ में आ रही तो चीज़ क्या, तो फिर नहीं खाएगा तो मरे नहीं जाएगा जी, बीमार ना पड़ जाएगा। अब आगे देखते हैं। और वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति-भूमि अनुपजाई है। अनुपजाई माने क्या होता है, मतलब उपजाऊ नहीं है, अनुपजाऊ है, ठीक है, यानी बंजर है। ऐसे भूमि को 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। जो उपयोजाई होता है, पूरा तरह से उपजाऊ नहीं है। इसमें साल में लगभग कितना, 2 से 3 साल में सिर्फ 2 बार हम लोग कर सकते हैं फसल, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर ऐसी भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र का लगभग 54% भूमि ही कृषि योग्य होगा। सोचो, होगा। अगर मैं इसको भी शामिल कर दूंगा ना, जहाँ 3 साल में 1 बार खेती होता हो, 2 बार खेती होता हो, तो भी तुम्हारा 54% होगा। सोचो, कृषि के अंदर खेती नहीं हो पा रहा ज़्यादा, बाबू सब फैक्ट्री बना लिया है। समझ में आ रही चीज़ क्या? आगे देखते हैं। कहाँ पर, यहाँ पे कैसे आ गया जी? यहाँ देखते हैं, शुद्ध वाला है ना, देखते हैं। शुद्ध बो गए क्षेत्र में विस्तार में भी सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। देखिए, शुद्ध रूप में जो बोता है ना, मतलब बोना मतलब सब्जी को बीज को डालना, ठीक है, उसे बोलते हैं बीज डालने प्रक्रिया को हम लोग बोना बोलते हैं। मतलब बीज को बोने वाला, ठीक है, बुनने वाला बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे पंजाब हो गया एवं हरियाणा में कुल भूमि कितना है, तो 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में
मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम खेती होती है। समझ में आ रहा क्या? कहाँ? तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र का लगभग 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित होना चाहिए। अगर कोई जहाँ अच्छा देश है, जहाँ पे अच्छा वर्षा होना चाहिए, वहाँ पे कितना % वन चाहिए? वन बने जंगल चाहिए, तो बताओ, तो 33%। ठीक है, इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 की बनाया गया है। कब बनाया गया? 1952 की। ठीक है, अब पर आज भी 20% भूभाग पर वन विस्तार किया जा सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसा जंगल मतलब है जो 20% है भू कर सकते हैं, भू विभाग में फैला सकते हैं। ठीक है, खेती के लिए। आगे देखते हैं। हाँ, वन का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, 33% है तो 20% आज भी कर सकते हैं, तो कुल मिला कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। लेकिन 33 भी नहीं है बाबू, सोच लो, समझ लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। आज की मात्रा लगभग 20% ही है। कितना है? अब फैलाना चाहिए, हम लोग को पेड़ रोपना चाहिए, तब ना हम लोग ऑक्सीजन से बचेगा जी। अगर कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया तो ऑक्सीजन खरीद रहे थे सब कोई। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर तुम्हें 10,000 12,000 में मिलता है। सोचो कितना महंगा है। नहीं महंगा है जी? तो मजबूरी है खरीदना भाई। इतना सीरियस हो जाओ तो खरीदना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना ही पड़ेगा तुमको। नहीं लगाओ तो फिर चल जाओगे दुनिया से। और पेड़ काटो, तुम भी कट गए। आगे देखो, जो पर्यावरण विनाश की ओर संकेत कर रहा है, वन परंपरा संतुलन के साथ लोगों की आजीविका को स्रोत भी है। देखिएगा, जो लगातार परंपरा बता रहा है ना कि ये घटता जा रहा है, तुम्हारे इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसका है? तो मानव का है। मानव ही कट कर रहा है पेड़ों को, कट रहा है अपने ज़रूरतों के लिए, नहीं कट रहा है। नहीं काट रहा है क्या? बताइए कि लकड़ी बना दे रहा है, सब कुछ बना दे रहा है, बड़े बड़े कंपनियों में जाके फैक्ट्री उड़ा दे रहा है। लक्खा वाले कार्टून देखे होगा आप लोग, है ना? वो कटवा देता है, बोले काट, नहीं काटता सैलरी काट लेंगे, तो फिर काटता है वो डब्लू बबलू। चलिए देखिएगा, बेचारा को मजबूरन में काटना पड़ता है। बेचारा सोते रहता है, फिर उठ के बोलता है आता हूँ सर, काटता हूँ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? बंजर भूमि। हाँ, वन। देखिए सामने पढ़ते दोबारा से। ठीक है, यानी यहाँ तक जो वन संतुलित है ना, सबके लिए हम लोग का भागीदारी है। ठीक है, करना और नहीं करना। फिर क्या वाला? बंजर भूमि में गैर कृषि योग्य परियोज्य कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रही है। देखिएगा, कृषि क्षेत्र तो है नहीं, तुम्हारा घर बनाया जा रहा है वहाँ पे, कंपनियाँ बनाया जा रहा है वहाँ पे, तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आज समझ क्या? अब ये क्या बोल रहा है? बढ़ते मतलब उसके बोल रहा है क्या? मतलब बढ़ने में मदद करती है। अब पथरीली मैंने पत्थर वाला। ठीक है, पथरीली चट्टानों या शुष्क मरुस्थलीय भूमि बंजर है। समझ में आया क्या? बंजर मन जहाँ पे फसलें नहीं उगा सकते हैं। ठीक है ना? देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा बता रहे हैं। तो इस भूमि की पर संस्कृति का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों का अवहेलना कर रहा है। अवहेलना मैंने बोला कि जितना तुम फसलें उगा रहे हो ना, बिल्डिंग बना रहे हो ना, इसे मत बनाइए, सब खेती करिए, फसल करिए, वन लगाइए, ताकि भारत मतलब पृथ्वी स्वस्थ रह सके। समझ में आ रहा क्या? आगे क्या बोल रहे हैं? मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, अर्जित पदार्थों का निकटतम भूमि संसाधन के निम्नलिखित अप्रत्याशित सहयोग करता है। अब इन कारणों में समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ने लगी है। देखो, जंगल कट रहा है, पेड़ कट रहा है, क्यों कट रहा है? पहाड़ बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ये लगे ना कट रहा है जी। तो तुम्हारा हम लोग को काली छाया पड़ रहा है। कुछ दिन के बाद सब पेड़ खत्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से लोगे? अभी तुमको यहाँ पर कितना मतलब ऑक्सीजन मिल रहा होगा, तुमको लगे ना कि हमको सांस लेने में दिक्कत है, लग रहा है सांस लेने में दिक्कत, कहीं और जगह जाए तो हमको लगा वो नहीं होता, क्या बोलते उसे, हफनी वाला, वो तुमको लेना पड़ेगा लास्ट में। सोचो, वो पता नहीं हार्ट अटैक का कुछ प्रॉब्लम वाला होता है ना? हाँ, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जल्दी सांस लो, जल्दी लाओ, नहीं तो फिर हो जाए, फिर वैसे वाट ले देगा उसको। हाँ, तो वो तुम्हारा ऑक्सीजन निकलता है। आगे देखते हैं फिर। अब भू संरक्षण और भू संरक्षण। ठीक है, ये क्या होता है? इसके बाद कितने पन्ने? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, भू क्षरण और भू संरक्षण। भू क्षरण क्या होता है, भू संरक्षण क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरण होना भू संरक्षण कहलाता है। सुन लिया?
मिट्टी एक मिट्टी दूसरी जगह पे जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भू संचरण कहते हैं, क्षरण कहते हैं, भू क्षरण। समझ में आता है चीज़ क्या? देखिए दोबारा पढ़ो समझिएगा। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, मतलब अलग अलग क्रियाओं द्वारा, अलग अलग कोई काम कर रहा है व्यक्ति, उसको उठा के जगह दूसरी जगह लेके जा रहा है, स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह विविध प्रकृति कारकों जैसे गतिशील जल, गतिशील जल माने पानी आया और लहरें को लेके चले गए मिट्टी को, समझ में आ गया? तो गतिशील जल हो गया। दूसरा क्या होगा? पवन, हवाएं आता है, धूल मिट्टी रहता है ना जी, उसको उड़ा के लेके चल जाता है। दूसरा क्या बोला यहाँ पे? हिमानी, हिमानी बने वही मौसम चेंज वर्षा वाला। ठीक है, आगे देखते हैं मैं क्या बोला? समुद्री लहरों, समुद्र लहराया उठा के क्या लेके चला गया मिट्टी को। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे देखिएगा आगे नेक्स्ट। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, प्रकृति का मृदा चोरी हो रही है एक तरह से। चोरी मैंने समझ में आ रहा है क्या? कोई भी आगे चुरा के लेके चल जा रहा है, हवा भी ले रहा है, मिट्टी भी ले रहा है, पानी भी ले रहा है, चुरा के ले जा रहा है, हम लोग भी चुरा रहे हैं, वहाँ से लेके यहाँ ले आते हैं। आगे देखते हैं। गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर सख्त होती जा रही है। और गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है ना, खींचता है ना, उस कंडीशन तो मिट्टी भी नीचे क्या हो रहा है? धंसता जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण समस्या को जलवायु परिवर्तन, भू तापमान जैसे भयावह स्थिति पैदा हुई है। पर्यावरण समस्या से क्या क्या उत्पन्न हो गया? जलवायु परिवर्तन, मतलब मौसम सही से नहीं आ रहा है। ठीक है ना, जखनी मन तक नहीं बारिश हो रहा है, जखनी मन तक नहीं मौसम खराब हो जा रहा है। ठीक है, और फिर बोला भूतापन, धरती बढ़ने लगा, मतलब तापमान बढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी है। ठीक है, फिर क्या है? ये सब भयानक स्थिति आ गई, पैदा हो चुकी है कहाँ? पृथ्वी के अंदर। आगे देखते हैं। इसका वजह अनावृष्टि या अवृष्टि पैदा होती है। इसके वजह से तुम्हारा अनावृष्टि मतलब कि अचानक भी और अचानक भी पैदा हो रही है। ठीक है, अनावृष्टि मृदा की कमी, सॉरी अनावृष्टि क्या बता रहे हैं हम देखिएगा। अनावृष्टि में मृदा की नमी एवं संस्कार संगठन लोप हो जाते हैं, लोप माने खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति का अपदनीय दूतों व भू रक्षित कर लिया जाता है, और धीरे धीरे मट्टी है ना बन के कठोर बन जाता है, और क्या बन जाता है? वो पत्थर टाइप में आ जाता है। आज में क्या? फिर उसे खुदाई करना बहुत कठिन हो जाता है। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी अखंड या घाटी में, अखंड घाटी में जमा कर दी जाती है। तीव्र वर्षा मैंने समझ में आ रहा है? तीव्र वर्षा मैंने बहुत तेजी वर्षा आती है, तो इसके वजह से मिट्टी कट के और तुम्हारा लहरों में बच जाती है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा वर्षा तेज आता है ना, तो मिट्टी आपको दरार नहीं कटा हुआ नजर आएगा, रास्ता मिल जाएगा। देखते हैं क्या खेतों दने इतना मिट्टी कहाँ से लगेगा? इतना मिट्टी गायब कहाँ से हो गया? ठीक है, देखते हो ना वो कहाँ जा रहा है? तो तुम्हारा वर्षा होने के कारण चल जाता है नदियों में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहाँ पर रहते थोड़ा बताइए। देखो भारत में इस प्रकार के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है, और वे निम्नलिखित हो गया है। इन निम्नलिखित भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जल अंतर्गत, मतलब जल अंतर्गत है। ठीक है, अंतर्गत है, और तथा 56% तो बता दें जल अंतर्गत है, और शेष क्षेत्र या तो लवणीय है या फिर क्या है तुम्हारा क्षारीय स्थिति में आ गई है। लवणीय मैंने नमक, लवण जान ही रहो नमक वाला पार्ट, फिर है, और क्षारीय मैंने जान ही रहो कड़वा टाइप के। तो ये तुम्हारा स्थिति है, या मानव क्रियाकलाप के निम्नलिखित से हो गई है। अवनोमूल्य अति पशुचारण भी हो चुका है, बहुत मूल्य वाला। खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसे मानवीय अनुक्रिया भूमि निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बहुत सारे ऐसा ज़मीन बन गए जहाँ पे तुम्हारा रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? फैक्ट्री के अंदर चलो कुछ बनता है, जो कुछ दवाइयाँ बनती हैं, बिना प्रैक्टिकल की दवाई थोड़ी ना बनेगा। अभी कोरोना वायरस का दवाई आया था तो बिना प्रैक्टिकल बनाया गया था क्या? उसे लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, आदमी पर सप्लाई किया गया कि आदमी जी पाता है कि नहीं पाता, लेकिन बहुत लोग मर भी गए थे एक्सपेरिमेंट के दौरान। फिर मालूम चला कि ये बहुत हार्ड दवाई है, बहुत लो दवाई है, इसको और कुछ मिलाया है इसके अंदर, तब जाके सक्सेस होगा। ठीक है, आप क्रिस 3 मूवी देखे होंगे तो मालूम चला होगा कि कैसे क्रिस क्या बोलते हैं वायरस फैला रहा था वो काल। देखो क्या पूरा भारत के अंदर वायरस फैला देता था। हाँ, पानी के अंदर बहुत जगह, हवा में, सब जगह। तो वहाँ पे एटीट्यूड था एक तरह से, जो से एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो क्रिस 3 का जो रोहित है ना, रोहित आप देखे होंगे, क्रिस का पिताजी, उनके मतलब ब्लड से क्या बना था, मतलब एप्टीट्यूड बना था। दोनों का ब्लड तो एक ही था। ठीक है, एंटी मतलब एंटी था एक तरह से, उसको डी एंटीवेट कर देता था। समझ में आ रहा था चीज़ क्या? तो उसका निशान बनाया गया था। सोचो सबका मतलब हर जगह का वायरस खत्म हो गया, यहाँ का वायरस बना। ठीक है, ब्लड से सबको इफेक्ट कर रहा है, पर उसको इफेक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसका ब्लड में ऐसा चीज़ है जो इसको इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। समझ ना? देखिए क्लास में सबको लोग रहता है, लेकिन बीमार कोई ही पड़ता है। सरकारी स्कूल में अगर स्कूल में जाइएगा तो सबको पानी टंकी का ही पता है, पीता कि नहीं पीता, लेकिन उसमें एक आध वो बीमार पड़ जाता है। क्या वजह है भाई? जब सब बीमार पड़े, एगो नहीं बीमार पड़ा, उसका ब्लड के अंदर एंटीबायोटिक बहुत है। ठीक है ना, उसके वजह से तुम्हारा वो कीटाणु उसको नहीं मार पाया, इसके वजह से अभी भी सुरक्षित है।
समझ में आया क्या? एक कंडीशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये तुम्हारा डायग्राम को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है क्या? छोटा तो हो नहीं आ रहा, चलिए पढ़ते हैं ऐसे ऊपर नीचे करके। देखिए क्या बताया जा रहा है, जल द्वारा अपरिचित क्षेत्र तुम्हारा ब्लू कलर का दिख रहा है क्या? यानी 56% है। कितना परसेंट है? अब वनों द्वारा विनिमीकृत क्षेत्र कितना परसेंट है? तो लगभग रेड वाला कितना है? 28% है। और येलो वाला कितना है? लवणीय एवं क्षारीय क्षेत्र कैसा है? 6% है। और ब्लू वाला कैसा है? तो वायु द्वारा अपरित क्षेत्र कैसा है वो? 10% है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, खनन के उपरांत उस स्थान को खाइया एवं मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से राज्य में भूमि निमीकरण हो हुआ है। देखिएगा, खनन के उपरांत उस स्थान को, खनन माने होता है जहाँ पे पानी जमा होता है ना, जो भी है छोड़ दिया जाता है। तो किस लिए? तो वहाँ पर खाइयों में जो खाई होता है ना, खाई में एवं मलबों के साथ खुला छोड़ देता है। खाई में भी मलबा मैंने क्या होता है? मिट्टी। क्या होता है यहाँ पे? मिट्टी होता है। मलबा मैंने मिट्टी होता है, ठीक है, छोड़ दिया जाता है। और इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में राज्य का निम्नीकरण होता है भूमि में। निम्नीकरण मैंने धीरे धीरे घटता होता जाता है, मतलब वहाँ पे पानी वाला मात्रा आ जाता है, ठीक है। उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भू निमीकरण का शिकार हुआ है। कौन? उड़ीसा में तुम्हारा पानी नहीं गया है, इसके वजह से वहाँ सूखा पड़ गया है। शिकार मैंने वही होता है, ठीक है। आगे देखना, इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की अति पशुचालन से भूमि के स्तर को कुर्प प्रभावित हुआ है। कुर्प मैंने बहुत कठिन से प्रभावित हुआ है। वहाँ के ना फसलें उगी है, ना घासें उगी है, और वहाँ के चारण भूमि में बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निर्माण क्या है? भूमि का विनिर्माण हुआ है। सुनिए, विनिर्माण दोबारा क्या हो रहा है? यहाँ पे निर्माण हो रहा है। सॉरी निर्माण नहीं है, विनिर्माण, निम्नीकरण हुआ है। यानी यहाँ भी तुम्हारा क्या हुआ? प्रभावित पड़ा है। कहाँ? तो हरियाणा में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई में भी अधिक निम्नीकरण हुआ है। सिंचाई होने के बावजूद भी, सिंचाई मैंने खेत में पानी डालने की प्रक्रिया को कहते हैं सिंचाई, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अति सिंचाई को जलाक्रांत यानी वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, जिससे कि मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, सिंचाई को जलाक्रांत के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ता है। इसके वजह से कहीं कहीं पाइप फट जाती है, और फटने की वजह से कहीं कहीं मिट्टी में पानी जमने लगता है। ये जमता है जी, तो उससे बोलते हैं निम्नीकरण हो जाना। आया सुन में क्या? फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, कहाँ पढ़े थे? यानी क्षारीय गुण बढ़ जाता है, निम्नीकरण के उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं, खनिज आधारित उद्योग में जैसे क्या होगा? खनिज बने क्या बनेगा? तो सीमेंट बनेगा, मृदा बर्तन बनेगा, मिट्टी का बर्तन, फिर मूर्ति निर्माण होगा। ये सब क्या तुम्हारा होता है? सीमेंट के द्वारा होता है। नहीं होता जी, देखिएगा आप लोग, जो नहीं लगता है, जो मतलब पहले के ज़माने में घरों में बनता था, मूर्तियाँ देखते होंगे, रेलिंग में लगाया जाता था, ठीक है, वो सब सीमेंट का बना होता था। आज भी बनता है, ठीक है, बहुत जगह पर। चूना पत्थर, खड़िया, सेल खड़ी के पीसने से वायुमंडल में धूल वर्जित हो जाता है, जो धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाती है और मृदा के चलन आश्रमित की क्षमता को प्रभावित करता है। देखिएगा, चूना पत्थर होता है, नया रगिया जिसे बोलते हैं खड़िया, वो धीरे धीरे घिसने पर क्या होता है? हवा में उड़ेगा, फिर मिट्टी जमेगा, और जमेगा तो क्या होगा? मिट्टी को नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उद्योग में निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। जो उद्योग में कंपनियाँ होता है, वहाँ से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे खराब पदार्थ हो गया, तो उससे क्या होता है? ज़मीन भी खराब होता है, और क्या होता है? खराब जल भी खराब हो जाता है, संसाधन भी खराब होता है। जल कैसे खराब होगा बाबू? जल कैसे? देखो, गर्म पानी निकल रहा है, जब मशीन चल रही है गर्म पानी बन जाता है, तो गर्म पानी को ठंडा, गर्म पानी कहाँ फेंकेगा? वो समुद्र में फेंकेगा। समुद्र में जलीय जीव नहीं होता है जी। जब एकदम से जल पानी डाले, गर्म पानी डालेगा, तो जो किनारे मछली होगा मर नहीं जाएगा क्या? तो उस कंडीशन में तुम्हारा हानियाँ होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह आकाशक सत्य है कि मानव के 95% से भी अधिक आवश्यकताओं का पूर्वी भूमि द्वारा होता है। प्रति भूमि है, क्या है वे? प्रति न है, अच्छा पूर्ति भूमि है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। यानी पूर्ति भूमि द्वारा होता है, कितना परसेंट? 95% द्वारा, ठीक है। जीवन के अत्यधिक एवं विकास के लिए अनुकूलन परिस्थिति मृदा में सुलभ होते हैं, और यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमिका का उपयोग इन संदर्भों में किए हैं। उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी को लाभान्वित हो रही है। देखिएगा, और इसका प्रयोग हम लोग का पूर्वज होते हैं,
दादा दादी हो गए, दादा के दादा हो गए, ये सब क्या है प्रयोग किए थे। आज हम लोग का क्या है प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है, और जो कि अच्छा एक तरह से नहीं है क्या। आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह अतिरिक्त मानव ने जो अपनी पिलसी बढ़ाई है उसे भूमि का निम्नीकरण होता रहा है। लिप्सा बढ़ाया ना बाबू। तो लिप्सा मैंने क्या खेती करने का जागरूकता किया है और एक लाइन ऊपर छोड़ दिए। छोड़ दिए। देख लेते हैं कौन सा। आधार स्तंभ बनी रहेगी। अच्छा यहाँ पे जीवन की ना देखिए, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, यही तो था। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मृदा में सुलभ होता है। अब वही हमारे पूर्वजों ने भी भूमि का उपयोग संदर्भ में किए हैं और उनके संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। देखो, जीवन की उत्पादन करने के लिए पर सबसे अच्छा सुलभ माना गया है और हमारे पूर्वजों करते थे, जो कि आज हमारे लिए क्या है बहुत अच्छा है, ठीक है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार सतम बनी रहेगी। मतलब भावी माने आने वाला पीढ़ी। आज सुन क्या पीढ़ी समझ में आ रहा है ना, कौन सा पीढ़ी की बात हो रहा है, आने वाला जो प्रजाति होगा ना उसके लिए, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, आवास माने रहने सहने की जगह, जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के अतिरिक्त मानव ने जो लिप्सा बढ़ाती है उससे भूमि का निम्नीकरण होता है रहा है और साथ ही इसे बढ़ावा देने के प्राकृतिक साधकों का बढ़ावा मिल रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ावा करके हाँ खेती करो, फसलें उगाओ, तब जाके होगा। अभी बहुत सारे मतलब फसल क्या हो गया एक तरह से सुखाड़ में पड़ गया, नहीं पड़ गया सुखाड़ में जी, तो सरकार इसके लिए पैसा दे रहा है। नहीं देगा क्या, सब जगह पानी हो गया, क्या पानी हो जाएगा, अब फसल उग जाएगी। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। अतः भू निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है, किंतु सुस्पष्ट को अनुसरण रखता है, जो कि चुनौतियां स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। और संचरण के विविध तरीके हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अनुप्रयोग में लाया जा सकता है। अब मतलब इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग हमारे द्वारा लाया जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फसल चक्रण द्वारा, फसल जो होता है ना, फसल कभी गेहूँ धान सब्जी, इसे बोलते हैं चक्रण। क्या बोलते हैं इसे, चक्रण बोलते हैं। यानी फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणिक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। मतलब लगातार मैं फसल करूँगा ना किसी खेत में, तो लगातार उसका मिट्टी क्या होगा, अच्छी रहेगी। जैसे मैंने पहले धान कर लिया, फिर गेहूँ कर लिया, फिर सब्जी उपजा लिया, फिर धान कर लिया, तो मेरा फसल मिट्टी है ना बहुत अच्छा एक तरह से। जैसे गेहूँ, कपास, मक्का, आलू के आदि के लगातार उगाने में मृदा हार्श हुई है। क्या हुआ, मृदा हार्श उत्पन्न होती है। क्या बोले दोबारा से देखिएगा। गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार लगाने में मृदा में क्या होता है, हार्श होता है, ठीक है। हार्श उत्पादन मतलब कमी उत्पादन होता है, ठीक है। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे दोबारा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तेल वाला, जैसे कि तीसी, सरसों, ठीक है। फिर क्या बोला यहाँ पे, दालें, जैसे मूंग का दाल, मसूर का दाल, चने का दाल भी तो होता है ना, चना भी रोपेंगे। इससे नाइट्रोजन का स्थानांतरण होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा मृदा उपरोधन को रोका जा सकता है। और इसे क्या करते हैं, पहाड़ी इलाका में हम लोग इसे रोक नहीं सकते। मतलब पहाड़ी इलाका में क्या जुताई करोगे जी, नहीं करोगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद कितने पन्ने, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बाबू यहाँ पे क्या बोल रहा है, मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचय, भूमि पृष्ठ जल का संरक्षण, भूमिगत जल की भूमिगत क्या होता है बाबू, भूमिगत जल का मतलब होता है भूमि के अंदर जल, ठीक है। उसे बोलते हैं हम लोग क्या, भूमिगत जल। तो भूमिगत जल की पुनर्वृत्ति का संबंध मतलब प्रबंधन आवश्यकता है। अब आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों में संरक्षित किया जा सकता है। और जो अभी डेट में जो पानी देने का जो क्रियाकलाप चल रहा है ना मोटर द्वारा, अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि क्षेत्र से, जो कि फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित होता है। पट्टिका मैंने देखिएगा, फसल होता है ना, फसल गेहूँ हो गया, धान हो गया, उसके बीच में ना फसल क्या बोलते हैं, धान उत्पन्न, और क्या बोलते हैं, घास उत्पन्न हो जाता है, उसे बोलते हैं पट्टिका, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि सरसों भी डाल सकते हैं उसमें, तो क्योंकि खेत के अंदर वो भी उत्पन्न हो जाता है ना जी, तो तुम्हारे क्या पट्टिका बोलते हैं।
रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है और रसायन का आप अच्छा प्रयोग करके हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरा मिट्टी में पीएच मान कितनी है, आप लोग पढ़ाए होंगे फिजिक्स से, मैं तो सॉरी केमिस्ट्री में, तो इससे मालूम चलता है कि मेरा फसल कैसा उगने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 पॉइंट नहीं जी, तो खेत का भी पीएच मान इतना ही ना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, बढ़ा दिया ना। रसायन के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है और लगातार रसायन प्रयोग करेंगे ना तो पोषक तत्वों में कमी हो जाएगी, किसका, मिट्टी का। अब ये पोषक तत्व जल, वायु, केचुआ व अन्य सूक्ष्म जीवों हो सकते हैं। केचुआ सबसे ज़्यादा कृषि का दोस्त है, लेकिन ये छपाका में काट देता है उसको, कुदारी चलाता तो करता नहीं है जी। सोचो, वो दोस्ती है उसका, मिट्टी को खबरदार करता है, उपजाऊ बनाता है, लेकिन जब बात आती है क्या बोलते हैं, काटने की, जुताई करने की, तो केचुआ बहुत मरता है, ठीक ना। अब एंडिम नाम का एक रसायन मेंढक है, मेंढक क्या ना, सुनिएगा। एंडिम नाम का एक रसायन मेंढक के प्रजनन पर रोका जा सकता है। एंडिम नाम का एक तुम्हारा मेंढक जो प्रजनन में होता है, बच्चे को जन्म देना, ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब फलत कीटों की संख्या को बढ़ा देते हैं, प्रजनन को रोक लगा देता है। अब फलत कीटों की संख्या होता है आपस में बढ़ जाता है। देखो जो मेंढक है ना, मेंढक भाई कीड़ों खाता है, तो लेकिन मेंढक का बच्चा ही जन्म मिलेगा तो मेंढक बनेगा फिर वो। अगर मेंढक ही नहीं बनेगा तो कीड़ा नहीं बढ़ जाएगा क्या, कीड़ा को खाएगा, खा पाएगा फिर, तो मेंढक को पढ़ाना मतलब प्रजनन कम जाएगा तो कीड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखना, अतः रसायनों की प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जा सकता है और इस वजह से हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं। समझे क्या, खाद डालना, कीड़ा मरना होता है ना जी, ऐसे छिड़कते हैं जो पानी में, मतलब कीड़ा मरने वाले तो होता है। और रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक है और संभव हो तो जैव कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ जनसंख्या सीमित हो जाता है। किसने बोला, इसने कीटनाशक के लिए, कीड़ा मारने वाला जो दवाई होता है ना, उसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा फसल उगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मैंने वृक्ष को रोपेंगे, ठीक है। तो वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी समस्या शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचाती है, बाधा माने प्रॉब्लम करती है, और उनके पत्तियों में प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करती है। और उपरोक्त क्रम या प्रक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है और धीरे मिट्टी क्या हो रहा है, अपने आपस में बचाया जा रहा है। ठीक है, तो अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे लास्ट में, ठीक है सभी का। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक वीडियो जैसा भी लगा होगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बस अच्छी तरह से वीडियो बन रहिएगा और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।